दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस यूनिवर्स में एक ऐसा प्लेस भी है जहां कांच की बारिश होती है। या क्या आप जानते हैं कि जब दो शक्तिशाली ब्लैक होल्स आपस में टकराते हैं तब वो कहां चले जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको यूनिवर्स के ऐसे ही 7 अजीबोगरीब प्लेसेस की जानकारी देंगे जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। द प्लेनेट विद ग्लास रेन HD 189733b। दोस्तों, हमारे इस खूबसूरत से यूनिवर्स में एक ऐसा प्लेनेट भी है जहां पानी के बजाय कांच की बारिश होती है। जी हाँ, ऐसा प्लेनेट सच में एग्जिस्ट करता है और इसका नाम है HD 189733b। हमारी पृथ्वी से लगभग 65 लाइट ईयर्स दूर वुपिकुलर तारामंडल में मौजूद एक्सो प्लेनेट HD 189733b साइज में जुपिटर से बड़ा है और पृथ्वी के कंपैरिजन में ये अपने स्टार से 33 टाइम्स ज्यादा क्लोज है, जिस वजह से इस प्लेनेट का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 1000 डिग्री सेल्सियस है। अब दोस्तों, अब इतने हाई टेम्परेचर के साथ इस प्लेनेट पर पानी का टिकना तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर ये ब्लू लाइट कहाँ से आ रही है? असल में दोस्तों, ये जो ब्लू लाइट नजर आ रही है वो सिलिकेट पार्टिकल से बने बादल हैं। आसान शब्दों में कहूँ तो इस प्लेनेट के हाई टेम्परेचर के कारण इस पर मौजूद सैंड यानी रेत पिघल जाती है, जिससे लिक्विड कांच बनती है और फिर यही लिक्विड कांच आगे चलकर बादल का रूप ले लेती है और इस तरह यहाँ कांच की बारिश होती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस प्लेनेट पर कांच की बारिश से भी ज्यादा वियर्ड बात क्या है? यहाँ चलने वाली हवाएं। दोस्तों, इस प्लेनेट पर 7000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चलती है, जिस वजह से यहाँ वर्टिकली नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टली कांच की बारिश होती है। द मिसहैपन स्टार वेगा ब्रह्मांड का एक ऐसा खास तारा जो गोल ना होकर अंडे की शेप का है। लेकिन दोस्तों, ये इसकी इकलौती खूबी नहीं है। वेगा तारे को यूनिवर्स के सबसे इम्पोर्टेंट स्टार्स में से एक माना जाता है, क्योंकि ये तारा इतना ज्यादा चमकदार है कि पहले के समय एस्ट्रोनॉमर्स दूसरे तारों की चमक वेगा तारे से कंपेयर करके मेजर करते थे। आसान शब्दों में कहूँ तो पहले के टाइम में तारों की चमक मापने के लिए एक स्केल को बनाया गया था, जिसमें वेगा तारे को 0 मैग्नीट्यूड पर रखा गया था। इस स्केल के अकॉर्डिंग अगर किसी तारे को 1 मैग्नीट्यूड पर रखा गया है तो वो वेगा तारे से 2.5 टाइम्स डिमर है। वहीं अगर किसी तारे को इस स्केल पर -1 मैग्नीट्यूड पर रखा गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तारा वेगा से 2.5 टाइम ज्यादा ब्राइट है। लेकिन अब वेगा तारे से आपका क्या लेना देना? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पृथ्वी की दूरी समय के साथ बदलती रहती है, जिस वजह से 14000 साल पहले वेगा तारा हमारी पृथ्वी का ध्रुव तारा था और अगले 12000 साल बाद ये वापस से हमारी पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के करीब होगा, जिससे ये वापस से हमारा ध्रुव तारा बन जाएगा। द डायमंड प्लेनेट 55 कैंकरी ई। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस यूनिवर्स में एक ऐसा प्लेनेट भी है जो हीरो यानी डायमंड से बना है, तो क्या आप इस प्लेनेट पर जाना चाहेंगे? दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ प्लेनेट 55 कैंकरी ई की, जो हीरो के ग्रह के नाम से मशहूर है। ये प्लेनेट हमारी अर्थ से 40 प्रकाश वर्ष दूर है। लेकिन असल सवाल ये है कि आखिर ये प्लेनेट डायमंड्स का प्लेनेट कैसे बना? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस तरह से हमारी पृथ्वी अपने तारे यानी सूरज का चक्कर लगाती है, ठीक वैसे ही 55 कैंकरी ई भी अपने तारे का चक्कर लगाती है, जिसका नाम 55 कैंकरी या कोपरनिकस है। लेकिन ये प्लेनेट 55 कैंकरी ई खास इसलिए है क्योंकि ये अपने तारे के काफी नजदीक है, जिस वजह से इसका टेम्परेचर 2400 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यानी ये प्लेनेट दुनिया के किसी भी मेटल को आसानी से पिघला सकता है। लेकिन ये टेम्परेचर इसे हीरो का प्लेनेट कैसे बनाता है? तो असल में दोस्तों, प्लेनेट 55 कैंकरी ई जिस तारे के चक्कर लगाती है उसका कार्बन टू ऑक्सीजन रेशो बहुत ज्यादा है। आसान शब्दों में कहें तो प्लेनेट 55 कैंकरी ई के तारे में कार्बन काफी ज्यादा मात्रा में है और वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर इतना ही कार्बन टू ऑक्सीजन रेशो प्लेनेट 55 कैंकरी ई में भी हुआ तो ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होने के कारण इस प्लेनेट पर मौजूद कार्बन हीरे में बदल गया होगा। और दोस्तों, साल 2010 तक दुनिया के सभी वैज्ञानिक इस प्लेनेट के बारे में यही सोच रखते थे। लेकिन फिर कुछ समय बाद जब इस प्लेनेट पर और ज्यादा स्टडी की गई तो इससे पता लगा कि प्लेनेट 55 कैंकरी ई का कार्बन टू ऑक्सीजन रेशो हमारे सूरज से तो ज्यादा है, लेकिन ये रेशो प्लेनेट 55 कैंकरी ई के खुद के तारे यानी 55 कैंकरी के कंपैरिजन में कुछ कम है, जिस वजह से अभी तो इस प्लेनेट पर मौजूद कार्बन डायमंड में तब्दील तो नहीं हुआ होगा। लेकिन आगे चलकर अगर इस प्लेनेट को यूनिवर्स में कहीं और से कार्बन मिल जाता है तो ये पॉसिबल है कि ये प्लेनेट सचमुच का डायमंड्स का प्लेनेट बन जाएगा। द वाउंडेड ग्लेशियर ब्लड फॉल्स अंटार्कटिका।
वैसे दोस्तों आपको जानकर खुशी होगी कि दुनिया का हर एक वियर्डेस्ट प्लेनेट स्पेस में ही नहीं है। ईस्ट अंटार्कटिका में आपको एक ऐसा ही रंग देखने को मिलेगा जिसे आप सपने में भी किसी फ्रोजन कॉन्टिनेंट के लिए इमेजिन नहीं कर सकते। मैं बात कर रहा हूँ लाल रंग की। टेलर ग्लेशियर से लाल रंग का सी वाटर फ्लो होता है, जिस वजह से लोगों ने इसे ब्लड फॉल्स का नाम दे दिया। और दोस्तों यहाँ इस रेड सी वाटर की भी एक स्पेशलिटी है, क्योंकि जब वैज्ञानिकों को इसके बारे में पता लगा तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि पानी का लाल रंग उसमें मौजूद रेड एल्गी की वजह से होगा। लेकिन बाद में जब उन्होंने इस रेड वाटर पर अच्छे से रिसर्च की तब इन्हें पता लगा कि इस पानी में आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में है, जिस वजह से इसका रंग लाल है। असल में दोस्तों आज से लगभग 2 मिलियन साल पहले सी वाटर का एक एंशिएंट पूल हुआ करता था, जो समय के साथ टेलर ग्लेशियर के नीचे ट्रैप होकर रह गया। और आज जैसे ही ये सी वाटर सब ग्लेशियल रिवर से निकलकर हवा के कांटेक्ट में आता है, इसमें मौजूद आयरन ऑक्सीडाइसिस होकर रस्ट यानी जंग में तब्दील हो जाते हैं, जिससे इस पानी का रंग लाल हो जाता है। द कर्वोल क्लस्टर, ग्लोबुलर क्लस्टर NGC 6791। दोस्तों कभी कभी एस्ट्रोनॉमर्स को लगता है कि उन्होंने यूनिवर्स के बारे में काफी कुछ जान लिया है, लेकिन तभी यूनिवर्स इन एस्ट्रोनॉमर्स के सामने द कर्वोल क्लस्टर को लाकर खड़ा कर देती है, जो एस्ट्रोनॉमर्स की सारी एजुकेशन और स्टडीज को जड़ से हिलाकर रख देता है। और इस कंडीशन में एस्ट्रोनॉमर्स सोच में पड़ जाते हैं कि क्या वो इस यूनिवर्स को कभी 1% भी ठीक से समझ पाए हैं या नहीं। NGC 6791 या द कर्वोल क्लस्टर, जो एस्ट्रोनॉमर्स के लिए आज भी एक पहेली बना हुआ है, वो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे पुराने और सबसे विशाल ग्लोबुलर क्लस्टर में से एक है। ग्लोबुलर क्लस्टर यानी लाखों तारों का एक ऐसा गोलाकार समूह जो आपस में एक दूसरे के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बंधे होते हैं। NGC 6791 भी ऐसा ही एक ग्लोबुलर क्लस्टर है, लेकिन इसकी कुछ खासियतें ऐसी हैं जो इसे दिलचस्प और रहस्यमय बनाती हैं। जैसे ट्रेडिशनली ग्लोबुलर क्लस्टर्स में काफी पुराने तारे मौजूद होते हैं और इनमें मेटल का अमाउंट भी काफी कम होता है, लेकिन NGC 6791 में पुराने तारों के साथ साथ बहुत से नए तारे भी मौजूद हैं। साथ ही NGC 6791 में मेटल का अमाउंट भी बहुत ज्यादा है, जो कि थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा NGC 6791 में कुछ इस टाइप के स्टार्स भी मौजूद हैं जो नॉर्मली ग्लोबुलर क्लस्टर्स में नहीं पाए जाते हैं। ऐसे में दोस्तों हमारे एस्ट्रोनॉमर्स आज इस सोच में पड़े हुए हैं कि क्या ये क्लस्टर्स की कोई नई कैटेगरी है जिसके बारे में अभी भी उन्हें कोई नॉलेज नहीं है। द जायंट बबल्स, फेर्मी बबल्स, द मिल्की वे। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हम जिस मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं वो अपने ऊपर और नीचे की तरफ जायंट बबल्स को फ्लो करती है। नासा के एस्ट्रोनॉमर्स को भी ये बात साल 2010 तक नहीं पता थी, जब तक कि इन्होंने फेर्मी स्पेस टेलीस्कोप्स के जरिए इन जायंट बबल्स को नहीं देखा। अब दोस्तों अगर यहाँ आपको इन जायंट बबल्स को समझने में थोड़ी परेशानी हो रही है तो चलिए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। हम जिस मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं वो एक डिस्क की तरह है, जिसके ठीक बीचों बीच से ऊपर और नीचे की तरफ बबल्स निकल रहे हैं। ये बबल्स 25,000 लाइट ईयर्स टॉल हैं, जो इसे हावर ग्लास शेप दे रही है। लेकिन हम इन बबल्स की बात क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों असल में इन बबल्स के रूप में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी गामा रेस को छोड़ रही है, जो कि यूनिवर्स की हाईएस्ट एनर्जी लाइट है। इसके अलावा इन बबल्स का बड़ा गोलाकार शेप और इससे निकलने वाली तेज रोशनी ने वैज्ञानिकों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ये घटना जरूर किसी तेजी से निकलने वाली एनर्जी के कारण पॉसिबल हो पा रहा है। लेकिन असली सवाल ये है कि हमारी गैलेक्सी को ये एनर्जी कब और कहां से मिली? आखिर इस एनर्जी का सोर्स क्या है? अब दोस्तों इसका एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन तो ये है कि ये रोशनी ब्लैक होल से आ रही है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि 6 से 9 मिलियन साल पहले ब्लैक होल ने हाइड्रोजन के एक बड़े बादल को निगल लिया होगा और फिर इसके रिजल्ट में अब ये लगातार गामा रेज को छोड़ रहा है। वहीं इसका दूसरा पॉसिबल एक्सप्लेनेशन तो ये है कि ये बबल्स स्टार फॉर्मेशन के रिमेन्स हैं। असल में दोस्तों मिल्की वे के सेंटर में तारों के बहुत बड़े बड़े क्लस्टर्स मौजूद हैं, तो ऐसा पॉसिबल है कि कुछ मिलियन साल पहले तारों के फॉर्मेशन के दौरान एक बड़ा बर्स्ट यानी विस्फोट हुआ हो, जिसका रिजल्ट आज हमें फेर्मी बबल्स के रूप में देखने को मिल रहा है। वैसे दोस्तों ये दोनों बस इसकी पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस हैं और इन गामा रेस के निकलने के पीछे की असली वजह आज तक कोई नहीं जान पाया। वेयर ब्लैक होल्स मर्ज, GW 150914। दोस्तों यूनिवर्स में एक ऐसा प्लेस है जहाँ स्पेस और टाइम हमारी समझ से बिल्कुल परे फैले और सिकड़े हुए हैं। यूनिवर्स में ऐसे भी प्लेसेस हैं जहाँ महीने सदियों के बराबर होते हैं, और इसी यूनिवर्स में एक ऐसा भी प्लेस है जहाँ 2 शक्तिशाली ब्लैक होल्स आपस में मर्ज होते हैं। दोस्तों
आइंस्टाइन ने हमें बताया था कि जैसे नदी के अंदर बोट के मूव होने से पानी में लहरें उठती हैं, ठीक वैसे ही जब स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके मूवमेंट से स्पेस टाइम के फैब्रिक में ग्रेविटेशनल वेव्स क्रिएट होती हैं। यानी जैसे जैसे करते तो ब्लैक होल्स एक दूसरे के पास होते जाएंगे, वैसे वैसे करके ये और ज्यादा ऑर्बिटल एनर्जी को रिलीज करते जाएंगे, जो कि ग्रेविटेशनल वेव्स में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर ये यूनिवर्स में उसी तरह से फैल जाएगी जैसे किसी नदी में पानी की लहरें फैलती हैं। वैसे दोस्तों, वैज्ञानिकों को ग्रेविटेशनल वेव्स का पहला सबूत 14 सितंबर 2015 को तब मिला जब GW150914 नाम के बाइनरी ब्लैक होल पेयर के मर्ज होने से पैदा होने वाले ग्रेविटेशनल वेव्स को अमेरिका के लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी यानी LIGO ने पकड़ा था। दोस्तों, यहाँ सबसे ज्यादा अजीब बात यह है कि कोलिजन के फाइनल 20 मिलीसेकंड से पहले इन ब्लैक होल्स ने इतनी ग्रेविटेशनल एनर्जी छोड़ी जितने कि इस पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में मौजूद सभी स्टार्स एक सेम टाइम पर साथ मिलकर नहीं छोड़ पाते हैं। फिर भी दोस्तों, अगर आप इसकी एनर्जी का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो इतना समझ लीजिए कि जितनी एनर्जी हमारा सूरज अपनी पूरी लाइफ टाइम में प्रोड्यूस नहीं कर सकता, उससे ज्यादा एनर्जी GW150914 ने कोलिजन के ठीक 20 मिलीसेकंड्स पहले छोड़ दी थी। एंड फिर इसके बाद दोनों ब्लैक होल्स रिंग डाउन फेज में एंटर कर गए और एक दूसरे में समाकर एक विशाल ब्लैक होल में तब्दील हो गए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी फटाफट कमेंट्स में बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।